बिहार का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। बिहार में किसकी लहर चल रही है या कोई लहर चल भी रही है या नहीं, ये देख रहे हैं हम। अलग अलग क्षेत्रों के अपने आंकड़े देखे, किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, और वो सारे पांचों क्षेत्रों के आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला काफी करीबी और कांटे का होने वाला है। पूरी तस्वीर क्या है बिहार की 243 सीटों की, जानने के लिए चलते हैं नेहा के पास। 243 सीटों की तस्वीर आपको बताएंगे, ताजा तस्वीर। लेकिन उससे पहले बिहार के 2010 के जो नतीजे आए थे विधानसभा के, जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। बीजेपी को तब 243 में से 91 सीटें मिली थी। जेडीयू और बीजेपी जिसने मिलकर सरकार बनाई थी, जेडीयू को 115 सीटें मिली थी 2010 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, आरजेडी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ये तस्वीर थी आपकी 2010 के नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव के। अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। अब ये इस बार क्या होगा, वर्तमान स्थिति में अगर आज की तारीख में बिहार में चुनाव होते हैं तो तस्वीर क्या होगी, किस गठबंधन के हाथ में आएगी सत्ता की चाबी, ये ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन 112 सीटें, 243 में से 112 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान। लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ में? महागठबंधन के हाथ में। जी हां, एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल कह रहा है 129 सीटें बिहार की जनता देगी महागठबंधन को अगर आज की तारीख में बिहार में होते हैं चुनाव, और अन्य के खाते में महज 2 सीटें। तो बिहार का ओपिनियन पोल कुल 243 सीटों का, और किशोर साफ तौर पर महागठबंधन अपने दम पर सरकार बनाएगा। किशोर। जी हाँ नेहा, तो ये जेडीयू गठबंधन बिल्कुल आगे दिख रहा है, जादुई आंकड़े से आगे दिख रहा है। नीलंजन जी से हमने जब बात की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि सब बटा हुआ है। अब आप मानते हैं कि एज है? लगता है कि देखिए, एज तो इसके हिसाब से लग रहा है क्लियरली कि जेडीयू का है, लेकिन जो एक मेजर जो ट्रेंड है कि जो 2014 की जो लोकसभा चुनाव में ये लग रहा था कि एक तरह से निर्णायक चुनावों का दौर हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। 2014 का पार्लियामेंट्री पोल एक डिसाइसिव पोल इलेक्शंस का कोalition की एरा को ख़त्म करेगा। अगर आप बिहार को पूरी तरह से देखें तो हर रीजन में, सब रीजनल में बिल्कुल डिसाइसिव मैंडेट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं तो काफ़ी कांटे की टक्कर हो रही है। तो उसका मतलब है कि जितनी राजनीति जितनी ब्रेकडाउन हो रही है वहाँ पे डिसाइसिव हो रहा है, लेकिन लोकल इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है उसके मतलब। और 2014 में तो ये भी लगा था कि जातिगत राजनीति की शायद विदाई शुरू हो रही है अब बिहार से, लेकिन यहाँ इस गठबंधन और जिस तरह का गठबंधन है और गठबंधन को जिस तरह का समर्थन ओपिनियन पोल के हिसाब से लग रहा है, उससे ऐसा नहीं लग रहा है। और खासकर जब बीजेपी भी जाति की ही बात कर रही हो आगे, तो इन आंकड़ों से बड़ी बातें क्या निकल रही हैं नेहा, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल बड़ी बातें बता देते हैं कि अगर 129 सीटें जेडीयू गठबंधन को मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? बिहार में नीतीश कुमार दूसरी बार सीएम बनेंगे, ये हमारा सर्वे बता रहा है। महागठबंधन जो है 129 सीटें मिलती उसे दिखाई दे रही है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की पहली पसंद बिहार की जनता के बीच दिख रहे हैं। एक अहम बात यह भी कि जेडीयू के नेतृत्व में महागठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। जेडीयू के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन 112 सीट के साथ दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर लालू नीतीश गठबंधन टूटा तभी बीजेपी को बहुमत मिलेगा। वही स्थिति है जिसमें बीजेपी को एज होगा और बहुमत मिल सकता है अगर लालू और नीतीश के रास्ते अलग अलग हुए। बिहार में नीतीश सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, इतने लोकप्रिय हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके आगे फीकी पड़ रही है। मोदी दूसरे नंबर पर आ रहे हैं लोकप्रियता के पैमाने पर। किशोर। जी हाँ, फिर नीतीश कुमार का सीएम बनना तय लग रहा है, दूसरी बार नहीं तीसरी बार ही। और वैसे तो वो छोटे से कार्यकाल को मान लें तो शायद चौथी बार, लेकिन नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे ऐसा इस सर्वे से लग रहा है। अगर 129 का आंकड़ा नतीजों में तब्दील होता है, और 129 का आंकड़ा मतलब अभी ये मोमेंटम जो है फिर अब जेडीयू गठबंधन के साथ है। देखिए, ये जो आपने जो सर्वे अभी जो दिखाया है, इसे ये बता रहा है कि भाई ये अगर हम इसको सही माने तो ये अलग अलग लोकल लेवल पे जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों का विचार है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो बता रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिलहाल अभी जो सबसे बड़ा जो कष्ट बाकी सारी पार्टियों को आने वाला है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के आने वाला है। मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके सर्वे के बाद से ये झगड़ा और भी ज़्यादा तीखा होने वाला है। शिव शक्ति जी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाकई एक अहम बात रहने वाली है। अभी तो सीटों का बंटवारा भी अहम रहने वाला है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी 112 बहुमत से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, ये जो आपका सर्वे है, यदि इसको सही मान लें तब एक बात तो लगभग साफ है कि जो महागठबंधन का एक हाइप था कि यदि ये साथ में आ गए तो 60% इनके वोट हो जाएंगे और इन्हें तो 2/3 का आंकड़ा पार करना चाहिए था। इनके यदि सारी सीट जोड़ दें आप,
कि जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, तो ये 160 सीटें अभी विधानसभा में इनके पास होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट, लेकिन ये आ रहे 129 पर। और यदि भाजपा देखिए 51 थी, अब जा रही है 112 पर। इसलिए क्लियरली जो मोमेंटम है ये जा रहा भाजपा गठबंधन के पक्ष में। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी बात है, अभी यह भी तय नहीं है कि लालू यादव कितनी सीटें जीतेंगे और नीतीश कुमार कितनी सीटें जीतेंगे, और लालू यादव नीतीश कुमार को कितनी सीटों पर। हाँ, तो ये सारी बातें, ये फैक्टर भी आने। वो तो यकीनन बात की बात है यादव जी, लेकिन एक जी ये जो इन्होंने बात की ना आंकड़ों की, 2014 के भी जो लोकसभा चुनाव हुए उसको भी अगर आप विधानसभा में तोड़ करके देखें और इन दोनों पार्टियों के वोट आप जोड़ दें तो 160 होने चाहिए थे। हाँ, नहीं वो जोड़ना वाजिब नहीं है, वो सही नहीं होगा। तो वो लोकसभा का चुनाव आप जोड़ लें, लेकिन एक बात ये सही एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक 129 इज अ बेयर मेजॉरिटी बेयर मेजॉरिटी है। ये सिर्फ 7 सीटें आगे। गठबंधन का केमिस्ट्री ठीक नहीं हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है। और बीजेपी इतना आगे बढ़ गई है, अगर ये दोनों का केमिस्ट्री ठीक, अगर गठबंधन बढ़िया से हो रहा है तो दे शुड स्वीप, ये स्वीप कर जाते। 2010 वाला जो रिजल्ट था वो हमको देखने को मिलना चाहिए था। तो नेचुरली कहीं गठबंधन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आगे जाके सुधरता है कि और बिगड़ता है, ये देखने वाला। 129 बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। देखिए, जो कायदे से इन दोनों को मिलने से स्वीप होना चाहिए था। दो चीज़ें अभी असल में इनके खिलाफ जा रही हैं। मुझे लगता है जीतन राम मांझी एक्सपेरिमेंट इनको बहुत भारी पड़ा है, और दलितों का एक बड़ा, रामविलास जी का पहले भी अब एक वोट है, और जीतन राम मांझी दलितों का एक बड़ा हिस्सा लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ। दूसरा, बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि अभी जो तकलीफ है वो ये है कि बीजेपी किसी लीडर को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, और ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कोई अगड़ा तो नहीं चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। अभी भी हमारे सर्वे में सुशील मोदी काफ़ी आगे दिख रहे हैं बाकी लोगों से, लेकिन सुशील मोदी के बगैर मुझे लगता है कि बीजेपी अगर उतरेगी मैदान में तो उसको दिक्कत होगी, ये लगी रहेगी कि कोई अगड़ा चीफ मिनिस्टर हो जाए। 25 साल से बिहार में पिछड़ा राज चल रहा है, वो पिछड़ा राज पिछड़े उसको जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो ये जो अगर अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स करनी है बीजेपी को, तो उसको किसी पिछड़े को प्रोजेक्ट करना होगा। सुशील मोदी की इमेज जी वो नहीं, वो सवाल है, लेकिन संजय जी ये 112 से तो बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं है ना। देखिए किशोर, हमें दर्शकों को ये बताना चाहिए, ये आज की स्थिति बता रहा है जिस समय सर्वे हुआ। चुनाव अभी घोषित भी नहीं हुए, चुनाव जाके सितंबर अक्टूबर में होंगे, उस समय भी क्या ये नतीजे आएंगे इस बात को ये सर्वे नहीं दर्शाता। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, पिछले 4-5 सालों में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, सबने बहुत ही निर्णायक सब में बहुत निर्णायक डिसीजन एक तरफ गया, सब कुछ एक तरफ गया है। तो ये अभी ऐसी स्थिति बता रहा है जहां बिल्कुल ये जातिगत आधार पर जिस तरह पार्टियों का आधार है उस तरह की चीजें दिख रही हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वोट के दिन, ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा, और वो सब कैंपेन और इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो संजय जी का मानना है कि जब चुनाव फिर एक तरफा हो जाएगा, अभी ये सिर्फ मौजूदा स्थिति दिखा रहा है, अब एक तरफा हो जाएगा तो किस तरफ हो जाएगा? अभी तो दोनों तरफ हो सकता है। जैसे अरविंद ने जो बात अभी कही, अरविंद मोहन साहब ने, कि जीतन राम मांझी अगर 4% जो मुसहर कंसोलिडेशन है उसको लेके अगर वो शिफ्ट होते हैं तो 4% बहुत बड़ा होता है जब नेक टू नेक फाइट होती है, तो वो खेल उधर हो जाएगा। और अगर नरेंद्र मोदी ये बताने में सफल हो गए कि ये लोग जो हैं, ये भानुमति का कुनबा है, ये कुछ नहीं है, और रिवर्स कंसोलिडेशन करने में सफल हो गए, तो खेल दूसरी तरफ हो सकता है। संजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये तो लेखा जोखा थाहे वाला हिसाब है, लेकिन जो असली डायनेमिक्स अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, मुस्लिम कंसोलिडेशन, मुसलमानों में जो दहशत है, मैं उर्दू में लिखता हूं, मैं जानता हूं कि मुसलमान इनसे दहशत में है, तो वो वोट तो एक तरफ जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी सारी सीटें एक तरफ ये कंसोलिडेशन जो बैकवर्ड्स का कंसोलिडेशन है उसको वेट करना पड़ेगा। हालांकि अभी इट्स टू अर्ली टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। हमारे साथ राजनीतिक दलों से मेहमान जुड़ रहे हैं, केसी त्यागी साहब जेडीयू से, बनोजा जी आरजेडी से, और हमारे साथ पटना नितिन नवीन साहब जुड़ रहे हैं पटना से बीजेपी से। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए भैया। हाँ आवाज आ रही है। ये तो महागठबंधन ने पीछे छोड़ दिया आपको। आवाज आ रही है आपको आपकी? नहीं कोई पीछे छोड़ने की बात नहीं है। हेलो, नहीं, ओपिनियन पोल में पीछे छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नहीं
हाँ, नहीं, कहीं पीछे छोड़ने की बात नहीं है। जिस प्रकार से लालू जी और नीतीश जी कह रहे थे कि हमारे मिलने से एक बड़ा वोट समीकरण मिल जाएगा, 29%, 22% मिलकर 51% हो जाएगा, और जिस प्रकार से आप आंकड़े, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एकदम अपना पिक्चर किया था कि पूरी बिहार में वही छाए हुए हैं, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। जबकि अभी हमारा अलायंस शेप भी नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं हमारे नेता ने अभी तो बिहार में आना शुरू भी नहीं किया है। और आने वाले समय में जब बिहार की सारे विषयों पर चर्चा होगी तो नीतीश कुमार का ये सुपर अभी आपको बता दूं, आपके नेता ने बिहार आना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन बिहार में तो नेता है ना कई सारे आपके, बिहार में तो कई नेता हैं आपके। नहीं, बिहार के नेताओं का तो अभी आप जितना सेंट्रल मिनिस्टर है सब लोग वहाँ अड्डा लगा के बैठे हुए हैं, तो ये मत कहिए कि नेता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी बिहार की चर्चा अभी हम लोगों ने शुरू कहाँ की है। अभी बिहार के विषय पर जो जंगल राज की बात है, जो लालू और नीतीश के गठबंधन के बाद जो सरकार पूरी तरह से बैठ गई, उसकी बात है। और बिहार को जो सौगात अभी नरेंद्र मोदी लेकिन देंगे, नितिन जी, हमारा सर्वे ये बता रहा है कि 42% लोग सुशील मोदी को नीतीश कुमार के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, और 48% लोगों का कहना है कि सिर्फ सुशील मोदी ही नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं। तो इन आंकड़ों की तरफ आपकी पार्टी ध्यान देगी? ठीक है, वो तो नहीं, पार्टी समय आने पर उचित निर्णय लेती है। लेकिन आज जो आप आंकड़े की बताए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए और पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, और उसके बावजूद ये स्थिति है कि आज वो 52% और 42%, अभी तो उनका घोषणा भी हो चुका है। नीतीश कुमार को उनकी पार्टी ने और गठबंधन ने अपना नेता भी घोषित कर दिया। हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं जेडीयू से। नितिन जी एक मिनट नितिन जी एक मिनट घोषित हो जाएंगे त्यागी साहब, नीतीश कुमार लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी से आगे दिख रहे हैं सर्वे में, आपका गठबंधन आगे दिख रहा है। अभी तो प्रशांत किशोर जी ने कैंपेन शुरू ही किया है। अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए जेडीयू से अलग कर दें और एक विश्लेषक के रूप में मुझे 2 मिनट कहने का मौका दें, तो इस तरह की परिस्थितियां दिल्ली के चुनाव में भी हुई थी, जब अरविंद जी किरण बेदी से भी आगे थे पॉपुलैरिटी ग्राफ में और नरेंद्र मोदी जी से भी आगे थे। तो नतीजे आपको चुनाव के पता हैं। एक दूसरा, ये अकेला मुख्यमंत्री है जिसके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। कई बार कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेंगी। नंबर 3, मैंने अधिकतर सर्वे में लंबा जो मेरा अनुभव है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, शुरुआती दिनों में जिसकी बढ़त हो जाती है तो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ चली जाती है, बेटे हेयर इज ए मैन एंड हेयर इज ए कम्बिनेशन। तो वो शुरुआती बढ़त जो आपका पहले नेल्सन का और एबीपी का था, उसमें भी बढ़त थी और इसमें भी बढ़त है। और मैं आपके इस सर्वे से इस बात से एग्री करता हूँ कि श्री सुशील मोदी जी और श्री बड़े मोदी जी दोनों से पॉपुलैरिटी ग्राफ में नीतीश कुमार जी आगे हैं, और इसके नतीजे भी दिल्ली के चुनाव की तर्ज पर हो सकते हैं। चूंकि एक तो पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आया है जनता को एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, जैसे हरियाणा में मेरा सर्वेक्षण था नहीं, आप क्योंकि आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं त्यागी साहब, क्योंकि आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए आपको याद दिला दूं, दिल्ली में जब सर्वे होना शुरू हुए थे तो अरविंद केजरीवाल पीछे थे वो, और फिर वो धीरे धीरे करके आगे होते चले गए। तो शुरुआती सर्वे में वो आगे नहीं थे। तो वो जो आपका आंकलन है वो दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं था। कल जी के सर्वे में मैं था परसों, उसमें जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को पीछे दिखाया गया था और भाजपा के गठबंधन को आगे दिखाया गया था। तो मैं तो आपके सर्वे के मुताबिक कह रहा हूं, जो आपका आज का सर्वे। मैं भी अपने सर्वे के बारे में कह रहा हूं। बाद के दिनों में आकर के अरविंद जी इतने आगे चले गए। हाँ, बाद में हो गए थे, लेकिन पहले पीछे थे। तो बाद में आकर के अरविंद, मैं निष्कर्ष जी मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। आप जो हैं उसके फ्लक्चुएशन की बात करने, दोनों में फर्क कितना पर है। लेकिन अंतिम दिनों में नरेंद्र मोदी जी से भी, और वो तो ठहरती नहीं थी कहीं भी, किरण बेदी जी। और मेरा ये मानना है कि ये सर्वे बिल्कुल अरविंद मोहन जी और दूसरे साथी जो कह रहे थे ठीक है।
अगर इसमें से आप थोड़ी देर के लिए सुशील मोदी को हटा दें, क्या तो नीतीश इसीलिए कुमार का आप ग्राफ और अरविंद बढ़ेगा, केजरीवाल जी को और ले जा रहे हैं जो भाजपा कैंपेनिंग का करने और के कोई लिए? उम्मीदवार होगा तो और घटेगा। क्या इसीलिए नीतीश जी अरविंद केजरीवाल जी को ले जा रहे हैं वहां पर वो मित्र कैंपेनिंग पार्टी करने है। के लिए? देखिए, हमने दिल्ली के चुनाव में अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था, क्योंकि जो परंपरागत स्थापित राजनीति थी उससे अलग होकर के देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में एक नूतन प्रयोग हो रहा था, और हमने उसको सराहा था कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं उनसे कई बार जनता निराश होती है। जो अन्ना के आंदोलन से निकली चिंगारी थी वो अरविंद जी के रूप में यहाँ रोशनी दे रही थी, तो हमें लगा था अन्ना के आंदोलन के चिंगारी, अन्ना का आंदोलन करप्शन के खिलाफ था, और आपने आज हाथ शेयर किया हुआ है आरजेडी के साथ। देखिए, हमारा गठबंधन और हमारा जो अलायंस है वो आज का अलायंस नहीं है। लालू प्रसाद जी और अगर हम दोनों की जिक्र करना चाहते हैं तो हमने अतीत में क्या कहा वो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की दोनों उपज हैं, और दोनों ने इमरजेंसी में 19 महीने साथ साथ गुजारे हैं, तब से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक। बीच में हमारा अलगाव रहा, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमारे बारे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनके बारे में। उस इतिहास को दफना करके एक नूतन नवीन बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बने, वो बड़ा हृदय करके लालू जी ने उनको अपने गठबंधन का नेता माना। बहुत देर से मनोज झा जी आपकी बात पूरी ध्यान से सुन रहे हैं। पॉजिटिव चीज मनोज जी, मैं एक मिनट त्यागी जी, मनोज जी, मैं सर्वे पे लौटते हुए मेरा सिर्फ एक सवाल है। ये 129 पे जो बढ़त है, यहाँ पे बार बार ये बात हो रही है, ये आप दोनों का जो गठबंधन हुआ, आपके तो जनाधार ऐसे हैं कि इस गठबंधन को तो स्वीप कर जाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव को भी देखें तो आप जितने विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे, आप दोनों मिलके तो 160 सीटें होनी चाहिए थी। ये 129 पे क्यों गाड़ी अटक रही है? ये क्या भरोसा नहीं हो रहा लोगों को कि आप लोग साथ रह पाएंगे, या लोगों को डर है कि लालू राज वापस आ जाएगा? किशोर जी, थोड़ा वक्त दीजिएगा, और ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, 1-1.5 मिनट का वक्त चाहिए। सबसे पहले तो आपसे मैं ये साफ तौर पे कहूं कि 129 और 112 जो आप बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये एज जो है ये अभी आरंभिक एक संकेत है, और ये संकेत हमें सुखद लग रहा है, लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं है। हमें पता है कि ये लड़ाई बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक बहुत बड़े धनबल से लड़ रहे हैं, और प्रजातंत्र में धनबल से लड़ना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, और ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, जब आप लालू जी को, किशोर जी आप कहते हैं जंगल राज, अरविंद जी और हमारे कई सारे मित्र वहां बैठे हुए हैं, जब हम नरेंद्र मोदी जी के गुजरात दंगों का जिक्र करते थे तो मेरे कई पत्रकार मित्र कहते थे चुप रहो यार, चुनाव जीत के आ रहे हैं। साहब, हम 3 बार चुनाव जीत के आए। आप जब जंगल राज कहते हैं तो सिर्फ हमारा अपमान नहीं करते हैं, आप बिहार की आवाम का भी अपमान करते हैं। हमसे गलतियां हुई होंगी, और हुई हैं, मैं जानता हूं हुई हैं, लेकिन जंगल राज के विशेषण में अगर आप पूरे राजनीतिक मंथन को दफनाना चाहेंगे, उसके अंदर कवर करना चाहेंगे, तो ये न सिर्फ बिहार के साथ बल्कि पूरी, मैंने तो लालू राज कहा था, भागीदारी और हिस्सेदारी की राजनीति है, उसका भी अपमान है। मनोज जी, मैंने तो सिर्फ मैंने तो लालू राज कहा। हाँ। लेकिन आप मुझको माफ करें, मैं कई दफा आपके साथ शो कर चुका हूं, कई दफा आपके साथ शो कर चुका हूं, और इसलिए मुझको ये क्लियर करना पड़ा। तीसरी चीज, हम पर अक्सर आपके भी पैनल में किसी ने जाति शब्द का किया। धन, संपदा, संसाधन के असमान वितरण की अगर चर्चा हो तो ये जातिवाद कैसे हो गया? क्या सिर्फ हम पूरा दर्शन अभिजात्य और कुलीन वर्ग के हिसाब से सोचे? राजनीति ऐसे नहीं हो सकती है, और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब भाजपा के, जो खास करके मोदी नीति भाजपा है, उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। हम एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जी रहे हैं, और अगर उससे निकलना है
तो बिहार से ये विकल्प की ये शुरुआत अच्छा होगी। पॉइंट और है मैं आपको आपका, पुख्ता यकीन बहुत के साथ बहुत कहूंगा अहम और अच्छा पॉइंट है, कि लेकिन 129 आज की का डिबेट का आंकड़ा नहीं है, इसलिए बेहतर इसको हम होगा। किसी और दिन कर लेंगे। मैं आज के मुद्दे की बात करना चाह रहा था आपसे। आपके एलजेपी के मित्र भी हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है मनोज झा जी कि ये जो पोल के सर्वे के जो रिजल्ट आ रहे हैं ये आपको इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि ये आपको बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि बिहार का गठबंधन जमीन पर उतरा नहीं है। आप दोनों का, आप दोनों के दिल आज भी नहीं मिले हैं। कोई सांप कह रहा है, कोई जहर पीने की बात कर रहा है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यादव साहब का जो वोट है, लालू यादव जी का मुस्लिम और यादव वोट है, वो पूरा का पूरा छिटक चुका है। दूसरी बात, नीतीश जी का जो वोट है, उनका वोट जो उन्होंने दलित और महादलित का बंटवारा करके किया था, वो भी उनका एक्सपोजर हो चुका है। जब उन्होंने मांझी जी के साथ किस तरह से बदनीयती के साथ बदतमीजी करके बेइज्जती करके उनको निकाला है, तो ये सारी चीज़ें सर्वे के ऊपर डिपेंड तो करेंगी नहीं। ये तो जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी आप खुश हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में मोदी का जो विकास का रथ चल रहा है, उस रथ को आपका गठबंधन रोकने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। विकास जो इशू है एक्चुअली जाति और गठबंधन मठबंधन सारी बातों के अलावा जो जाति है। हाँ जी मनोज जी 30 सेकंड आपको, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगा। जी बोले झा जी। किशोर जी बोले झा साहब। मुझको 30 सेकंड का जवाब दीजिए। ये सांप, नेवला, बिच्छू, भुजंग, मैं समझता हूं भाजपा के पास और उनके साथियों के पास कोई राजनीतिक शब्दावली नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए, हम खुश नहीं है 129 से, लेकिन हम आपको यकीन दिलाएं, आप जो कह रहे हैं ना कि यादव ये लीडर ड्रिवन अलायंस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे दल के कोई और कहे ना कहें, ये कार्डर ड्रिवन अलायंस है। लीडर बाद में आए, कार्डर ने पहले तय किया कि एक वैकल्पिक राजनीति, एक समावेशी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दर्शन के लिए साथ आना जरूरी है। लीडर को समझौता करना पड़ा, ये कार्डर का डिमांड था पहले। त्यागी जी। एक तो मैं एलजेपी के मित्र से कहना चाहूंगा कि ऐसे बड़े पैनलों में बदतमीजी जैसे शब्द नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए वो इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सुसंस्कृत, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा भाषा का नियंत्रण रखें, वो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम बहुत शालीनता के साथ रामविलास जी हमारे 40-45 साल पुराने मित्र हैं और उनसे राजनीतिक तौर पर हम लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। कई चैनलों पे हम आते हैं। कल भी रामविलास जी मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे बेटे के साथ आपने इतनी स्नेहपूर्वक बात की, हालांकि आप हमारे राजनीतिक विरोधी हैं। तो एक तो मैं कहना चाहता हूं, जो पैरट्स टाइप जो उनका स्पीच थी उसमें नीतीश कुमार जी के लिए बदतमीज शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। और ये बहस तो बहुत लंबी चलेगी, तो आज उसकी शुरुआत है। मेरे मित्र रामविलास जी जब पाकिस्तान गए थे तो वहाँ जाकर उन्होंने गोधरा के दंगों का जिक्र करते हुए कहा था कि हम वही रामविलास पासवान हैं जिसने गोधरा के दंगे के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो है मंत्रिमंडल से, अटल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। हालांकि विदेश में जाके ये बात मुझे अप्रिय लगी उनकी, और वो उसी मोदी के साथ अब हैं। तो ये तो 1 लाख उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मेरे पास और भी ज़्यादा हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ग्रेटर कश्मीर के हिमायती हैं, जिसमें भारत की मुद्रा भी नहीं चलेगी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहाँ पे जो मृत्यु हुई थी, वो 2 विधान 2 संविधान के खिलाफ हुई थी। तो वो दोनों जब साथ काम कर रहे हैं तो ये तो राजनीति की व्यवस्थाएं हैं और राजनीति की ये चुनौतियां हैं। इसी के बीच में से हम भी और आप भी रास्ता निकाल रहे हैं। आप भी पहले अलग हो चुके हैं बीजेपी से। श्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर, हमने अपशब्द नहीं कहे, हम आइडियोलॉजिकली नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था उसके खिलाफ बाकायदा शिव शक्ति जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। त्यागी जी से मिले, राजनाथ मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, मैं केवल इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि विधान परिषद का चुनाव आप कैसे हार गए बिहार में? इतनी बुरी हार हुई है आपकी, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? शिव शक्ति जी की मैं थोड़ा उनकी ज्ञान वृद्धि करना चाहता हूं कि 2 लाख मतदाताओं का ये चुनाव था और 13 सीट इनके गठबंधन को मिली हैं,
इनके एक को छोड़ करके सारे उम्मीदवार हार गए और जो कुशवाहा जी की पार्टी है उसका एक उम्मीदवार नहीं जीता। तो इनके बारे में भी चर्चा कर लीजिए ना, इनके बारे में भी चर्चा कर लीजिए कि बीजेपी का वोट अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए ट्रांसफर नहीं होता है, वरना कुशवाहा जी के दोनों और इनके 4 में से एक उम्मीदवार नहीं जीतता। दूसरा, ये 6 करोड़ मतदाताओं का चुनाव हो रहा है, वो 2 लाख मतदाताओं का चुनाव था और वो पैसे का चुनाव था। मैं खुले तौर पर इस चैनल पे कहना चाहता हूं, ये जो अप्रत्यक्ष ग्राम प्रधानों के जरिए उसके जरिए चुनाव यूपी में हो या बिहार में हो, और बिहार में तो पहली बार हुआ है। बिल्कुल मनोज झा जी ठीक कह रहे हैं, तो झांकी है। अब जिस तरह से रथ आ रहे हैं, जिस तरह से 3D जारी है, जिस तरह से 200 करोड़ की साड़ियां बंटने के लिए आई हैं, जो बीजेपी के MP का वक्तव्य है, तो हम नतीजों पे रहते हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर सिमट जो पूरा जो तस्वीर दिखी है ना ओपिनियन पोल में, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ और विशेषज्ञ यहां पर जुड़ गए हैं। बिहार का ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। हमने देखा कि बिहार में ओपिनियन पोल बता रहा है एबीपी न्यूज निल्सन का कि नीतीश और लालू का गठबंधन आगे रहेगा, बीजेपी गठबंधन से आगे रहेगा। बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे नहीं, लेकिन फिर भी गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक तो आंकड़े तफसील से हम देखने चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे। और अहम बात यह कि अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, केंद्र की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री पर क्या असर पड़ेगा। नेहा जी किशोर, सबसे पहले तो हमारा जो एबीपी न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल है उसकी बड़ी तस्वीर आपको बता दें, जहां लालू नीतीश की सरकार बन रही है। क्योंकि आपको ये बता दें कि बीजेपी को 243 में से 112 सीटें मिलने का अनुमान है, ये हमारा ताजा सर्वे बता रहा है। वहीं जेडीयू गठबंधन, महागठबंधन बना रहा है बहुमत के साथ सरकार। 129 सीटें हमारे सर्वे में मिलती दिखाई दे रही है। अगर आज की तारीख पे होते हैं चुनाव तो लालू नीतीश की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ये तब होगा अगर लालू नीतीश साथ रहेंगे और महागठबंधन का मुकाबला होगा बीजेपी गठबंधन के साथ। लेकिन अगर ये महागठबंधन इसमें पड़ जाए दरार, फिर क्या? तो सिनेरियोस जो हैं उनकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाए, फिर क्या होगा? फिर बीजेपी को इसका फायदा होगा। बीजेपी गठबंधन 118 सीटों पर आने का अनुमान है, जेडीयू गठबंधन को इसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। 129 से गिरकर ये ग्राफ 115 सीट पर आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ेगी, 5 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 5 सीट। यानी अगर कांग्रेस अलग हुई महागठबंधन से तो सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को। अब दूसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि यह गठबंधन ही टूट जाए, यानी महागठबंधन के सभी साथी लालू, नीतीश और कांग्रेस अलग अलग लड़े। फिर क्या होगा? फिर इसका बंपर फायदा होगा बीजेपी गठबंधन को और बहुमत के साथ बीजेपी गठबंधन सरकार बना लेगा, क्योंकि 145 सीटें मिलने का अनुमान है 243 में से, ऐसा एबीपी न्यूज निल्सन का ताजा सर्वे बता रहा है। जेडीयू को बड़ा भारी नुकसान होगा, 52 सीटों पर जेडीयू सिमट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट और आरजेडी अगर अलग होकर लड़ती है महागठबंधन से तो सिर्फ 31 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी, अन्य के खाते में 10 सीट। तो अगर महागठबंधन टूटा, इसका सीधा फायदा होगा बीजेपी गठबंधन को। गठबंधन के, महागठबंधन के सभी साथी अगर अलग अलग लड़े तो फायदा बीजेपी गठबंधन को किशोर, और अगर इस महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाती है तब भी बीजेपी गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी किशोर। या वो एक बहुत अहम बिंदु लग रहा है मुझे यहाँ पर। हमारे साथ किसी त्यागी साहब मौजूद हैं, त्यागी साहब, और मनोज झा जी भी मौजूद हैं। त्यागी साहब, ये कांग्रेस जो है ये आपको विनिंग एज दे रही है। आप दोनों का गठबंधन, अभी जो आंकड़े बता रहे हैं कि आप दोनों का गठबंधन अच्छा कर सकता है, लेकिन कांग्रेस साथ में आती है तो आप फिर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं। कांग्रेस के अलग होते ही, हालांकि कांग्रेस की अपनी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ताकत है कि आपको सत्ता में ला सकती है। देखिए, कांग्रेस का एक आज़ादी के आंदोलन में बिहार समेत सारे देश में बड़ा योगदान रहा है। तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का नेचुरल लगाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। और विशेष तौर से अपर कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में, माइनॉरिटी के लोगों में, चूँकि जो परंपरागत जवाहरलाल और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसमें उनकी साख थी। तो ये एक मैग्नेट की तरह से काम करता है और कोई संभावना इस तरह की नहीं है कि इस गठबंधन से कांग्रेस अलग हो या जेडीयू आरजेडी अलग हो। लेकिन आपके एंटीसिपेशंस हैं, आपके विश्लेषण हैं, उस पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये गठबंधन जो है मजबूत है, हम भी जानते हैं।
आरजेडी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि एकता के क्या फायदे हैं और बिखराव के क्या नुकसान हैं। और जो मेरे मित्र मनोज झा कह रहे थे, ये खाली बिहार में सरकार बनाने भर के लिए नहीं है, ये देश में एक वैकल्पिक राजनीति देने के लिए है। और आपका जो प्रश्न था पहला, अगर ये गठबंधन कामयाब होता है तो यहीं से गैर भाजपावाद की राजनीति की शुरुआत होगी और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसका सबसे ज्यादा जी वही यहीं से गैर भाजपावाद की राजनीति की शुरुआत होगी। डेमोक्रेटाइजेशन विद इन गैर भाजपावाद राजनीति की शुरुआत की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर ऐसा होता है तो केंद्र पे क्या असर पड़ेगा, देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, वो बिंदु जानने के लिए चलते हैं नेहा के पास। बिल्कुल किशोर, ये बेहद अहम चीज है कि बिहार चुनाव के नतीजों से राज्य की जो दशा और दिशा है पूरे देश भर की, वो किस तरह से प्रभावित होगी। देखिए, अगर बिहार में बीजेपी हारती है, हमारा ओपिनियन पोल तो इसी तरफ संकेत दे रहा है, तो मोदी लहर खत्म मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली में पहले ही झटका लग चुका है और इसके बाद बिहार का झटका, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। बीजेपी हारी तो संदेश ये भी जाएगा कि एकजुट विपक्ष मोदी को रोकने में कामयाब है, और इसका एक उदाहरण बिहार होगा अगर वहां बीजेपी गठबंधन हारता है। बिहार में हार से बीजेपी को यूपी बंगाल में नुकसान हो सकता है, जहां आगे चुनाव होने हैं, यूपी और बंगाल के विधानसभा चुनाव, और उससे पहले बिहार की हार बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकती है। विपक्ष हार का ठीकरा शिवराज वसुंधरा पर फोड़ेगा। साख बचाने के लिए हो सकता है शिवराज वसुंधरा का इस्तीफा लेना पड़े, क्योंकि शिवराज वसुंधरा के मुद्दे गरमाए हुए हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद नहीं चल रही है। अब अगर बिहार में हार का सामना बीजेपी करे तो फिर कहीं ना कहीं इन मुख्यमंत्रियों पर आंच भी आएगी। अगर बीजेपी हारी तो अमित शाह के तरीकों पर सवाल उठेंगे। बीजेपी अध्यक्ष, क्या उन्हें अपनी कार्यशैली को फिर नरम करना पड़ेगा? उनकी कार्यशैली, उस पर भी गंभीर सवाल उठेंगे अगर बिहार में बीजेपी हारती है, बीजेपी गठबंधन होने के बावजूद। राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का यह आखिरी मौका है, आपको बता दें। बीजेपी का हार के बाद बिल पास कराना बड़ा मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, 2017 तक आप लैंड बिल के लिए नहीं रुक सकते। बीजेपी अगर हारी तो घटक दल एनडीए में तालमेल के लिए आवाज उठाएंगे। अब ये कहा जाता है कि कई अहम फैसले बीजेपी खुद करती है, एनडीए के बाकी घटक दलों को साथ नहीं लेती। लेकिन बिहार में अगर बीजेपी की हार हुई तो फिर घटक दल भी एक बड़ी हिस्सेदारी मांगेंगे फैसलों में। बीजेपी हारी तो बीजेपी में मोदी विरोधी खेमा मजबूत होगा। अभी मोदी का जो खेमा है उसे सवाल पूछने की ताकत नहीं है विरोधी खेमे में, लेकिन बिहार की हार से यह स्थिति बदल सकती है। बीजेपी हारी तो पंजाब में गठबंधन खतरे में पड़ सकता है। पंजाब का गठबंधन जहां पहले से ही खटपट है। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है, हम इस सिनारियो पे भी नजर डालते हैं कि अगर बिहार में बीजेपी जीती तो फिर राहुल के बढ़ते हौसलों को धक्का लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कहीं बिहार में अगर बीजेपी गठबंधन जीत गया तो मोदी और मजबूत होंगे, राहुल के बढ़ते हौसलों को धक्का लगेगा। तो किशोर, ये देश भर की तस्वीर जो बिहार के चुनाव तय करेंगे। जी, तो ये काफी अहम। हमारे साथ नीलाभ जी बहुत देर से मौजूद हैं। नीलाभ जी, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा अगर, या उनके जो रथ चल रहा है उसमें बहुत बड़ा ब्रेक लग जाएगा अगर ऐसा हुआ तो? ब्रेक लगेगा, और मेरे ख्याल से वो बीजेपी के अंदर भी ब्रेक लगेगा। अभी ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अगर शांता कुमार और अनिल विज के आज के बयानों को देखें तो ये सुगबुगाहट, और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि इनके पीछे और लोग भी हैं। तो इसके बाद क्या होगा, या भाजपा के अंदर भी इस पर कुछ सवाल खड़े होंगे और वहाँ भी मोदी को निपटना होगा, जो अभी तक नहीं कर। या आप मानते हैं कि काफी ये असर जो है केंद्र सरकार तक इस तरह से जा सकता है अगर वहाँ हार जाती है बीजेपी तो? कंचन जी? नहीं, मैं इसका असर जो अगर बिहार में भाजपा हारती है तो इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर होगा। तो ये जो एक पॉपुलिज्म के खिलाफ अभी तक मोदी सरकार ने एक स्टैंड लिया था, वो शायद वहां से हट जाएगी। दूसरी बात है, इसका इम्पैक्ट तो जरूर यूपी में होगा ही, और वेस्ट बंगाल में वैसे भी बीजेपी वाज नॉट अ मेजर प्लेयर, तो वहां पर कितना इम्पैक्ट होगा उस बिहार का, वो कोई मोराल पर असर पड़ सकता है कार्यकर्ताओं के, अगर वो देखें कि दिल्ली में हार गए, फिर बिहार में हार गए, बंगाल के चुनाव आ गए। हाँ, वो तो होगा ही इम्पैक्ट उसका। देखिए, मोदी से ज़्यादा अमित शाह पे पड़ेगा। सबसे पहली बली अगर बिहार बीजेपी हारी तो सबसे पहली बली अमित शाह की ही होगी। या तो उनको गुजरात भेजा जाएगा या अध्यक्ष बदला जाए। ये जो अभी हम मोदी के लिए कह रहे हैं, वो मोदी सुरक्षित दुर्ग में है, आगे लोग बलि देने वाले हैं।
सबसे पहले तो फुल स्टॉप लगेगा पूरे रिफॉर्म्स के प्रोसेस को। मैं कंचन जी की बात से एग्री नहीं करता हूँ कि पॉपुलिस्ट पॉलिसी थी। बेसिकली मोदी जी की सरकार जो है, जो प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी के, उससे थोड़ा सा परे हट के काम करने की कोशिश करी, थोड़े रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी तरह से रुक जाएगा। वो अपनी जो प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी है, जिस चीज़ को वो अच्छी तरह से खेल सकते हैं, उसी मैदान में दोबारा वापस चले जाएंगे, क्योंकि 2019 में उसके अलावा और कोई उनके पास पॉसिबिलिटी और चांस नहीं रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस से शकील अहमद खान साहब भी जुड़ रहे हैं पटना से। शकील साहब, ये अगर बीजेपी इस तरह से हारती है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारे सर्वे में बताया जा रहा है कि 112 पर रुक जाएगी और आपका जो गठबंधन है आरजेडी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं उनको भी तो धक्का लगेगा। शकील साहब। नहीं, पहली बात तो कि ये जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो इस गठबंधन को आगे ही रख रहे हैं, तो हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बिहार के संदर्भ में कि एनडीए वर्सेस यूपीए की जो लड़ाई है और 1.5 साल का जो काल नरेंद्र मोदी का रहा है, झूठ और प्रपंच का, जो वादे थे उन वादों का, और जो अभी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के पहले जो 2 महीना तक जो देश ने देखा है बैड गवर्नेंस का और करप्शन के इशू को, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका सीधा साधा इम्पैक्ट आपको बिहार के चुनाव में होगा। और बिहार के नौजवान, बिहार का समाज एकता के साथ इस गठबंधन को, यूपीए गठबंधन को मजबूती से फिर लाएगा, क्योंकि बिहार के लोगों को 1.5 साल में छला गया ही। मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नेंस के माध्यम से जिस तरह के आवंटन पहले यहाँ यूपीए के जमाने में हुआ करते थे, जो सामाजिक सरोकार का आवंटन था, वो सब कम हो गया है। इसलिए बिहार की जनता, बिहार का बेरोजगार नौजवान, बिहार के मजदूर, ये सब देख रहे हैं। राहुल जी का, आपने राहुल जी का कंपेयर करने की कोशिश किया। राहुल जी बुनियादी तौर पर यही सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किसानों के घर जाने की फुर्सत नहीं है। शकील भाई, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में चुनाव कोई भी जीते, हार कांग्रेस की होनी है? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस को शायद 10 से 15 सीटों पे ही लड़ना पड़े। और ये क्या लग रहा है आपको कि क्या आप कितनी सीटों पे वहां पे लड़ेंगे, या कितनी सीटें लालू यादव, नीतीश कुमार आपको देंगे? अभी सीटों के, अभी आप जानते हैं, आप भी इस तरह जानते हैं कि सीटों के बंटवारे के ऊपर कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे खड़ी है, अपने परसेप्शन पे खड़ी है कि हम किसी भी तरह से जो एकता है देश की, सामाजिक एकता है, सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जो लड़ाई है पूरे देश में, उसकी अगुवाई करने में कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ तो खड़ी है। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ तो खड़ी है शकील साहब। मनीष जी का सवाल है कि सीटों पर कितनी पे खड़ी होगी? आप चूंकि सीटों के ऊपर कोई अभी बैठक नहीं हुई है, लेकिन सीटों से अलग आप परे होकर अगर ये बात कीजिए तो कि ये यूपीए गठबंधन है, सब एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं इस गठबंधन में। तो सीटों का के सवाल पे कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। और 10 होगा, 15 होगा, 12 होगा, 25 होगा, 50 होगा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि यूपीए गठबंधन बिहार में फिर से सरकार बनाने जा रही है। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी ओपिनियन पोल में बिहार की धरती पे बिहार के लोग देने जा रहे हैं। सवाल वो है। ये शकील भाई, जमींदारी एवोल्यूशन, अरे शकील मियां, जमींदारी की बात क्यों कर रहे हो? यूपीए कहाँ है भाई? यूपीए का तो कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। वहां जो लालू नीतीश का गठबंधन है, आप भी उसमें ड्रम बीटर के रूप में शामिल हैं, तो यूपीए कौन नाम आ गया भाई? जो गठबंधन नहीं, बेकार की बात है। आप देखिए, जमींदारों की तरह जैसे राजा लोग पहले बिहेव करते थे, प्लीज उस तरह मत बिहेव करिए। यूपीए नहीं है, ये लालू और नीतीश का गठबंधन है, और आप लोग उसमें निडोरजी के रूप में शामिल। एनसीपी का गठबंधन आप मानते हैं ना? आप मानते हैं कि गठबंधन में नहीं, बिल्कुल ये तो आपका तर्क हो सकता है। मेरा तर्क कांग्रेस के इस गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस इसको मदद करती रही है, नीतीश जी की सरकार चल रही मदद से। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसी बैकग्राउंड में देखिए, और उस बैकग्राउंड में आपसे सवाल कर रहा हूं। आप कांग्रेस को सिरे से नकार दीजिएगा तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, आप अपना पीठ खुद थपथपाइएगा। सवाल यह है कि यूपीए गठबंधन है और नीतीश उसको लीड कर रहे हैं, उसमें मनोज जी, एनसीपी खड़ी है। और मनोज जी, एक मिनट शकील साहब, मनोज जी, यूपीए गठबंधन है,
क्या ये यूपीए गठबंधन है या ये जनता परिवार है? किशोर जी, आप लोग तो अभी जनता परिवार और यूपीए इन दोनों के बीच की दीवार खत्म हो गई है। अगर आप एक अधिनायकवादी चरित्र से लड़ रहे हैं, और जो हम आप सब जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं, आज आपको वो सर्कुलर मिला होगा कि आप होम मिनिस्ट्री में एक खास अधिकारी के आगे नहीं जा सकते हैं। तो उस दौर में, उस तरह के जुल्मतों के दौर में आपको ये तय करना होगा कि सबसे बड़ा परिवार है जमहूरियत को बचाने का परिवार। सही कहा। और सबसे अहम चीज है कि बिहार का चुनाव, जो मैंने पहले भी कहा, हम बिहार में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके बाद ये तय होगा कि ये जो मोदी जी की एक आर्थिक विकास की नीति है, जो 3 उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, उसका खात्मा होगा। भाजपा इसका जवाब मैं एलजेपी से लूंगा। लोग मोदी जी से और ऐसा है, ये बिहार का चुनाव है और बिहार की विधानसभा का भविष्य निश्चित होना है। पार्लियामेंट जो है वो 5 साल के लिए बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री हैं। देश के विकास पे राज्य की विधानसभा के चुनाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वास्तविक स्थिति ये जरूर है कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष की थोड़ी संख्या कम है, वो चिंता का विषय है। लेकिन पॉलिसियां ऐसी ही चलेंगी, विकास की गति भी ऐसी चलेगी। आप लोग ये जरूर मानिए कि धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, समाजवादी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमाना पुराना हो चुका है। इसको जो देश का युवा है उसको रोजगार चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए और करप्शन फ्री डेवलपमेंट चाहिए। आप एक भी उदाहरण दीजिए कि पिछले 1.25 साल में इस सरकार के खिलाफ कोई करप्शन का कोई चार्ज लगाया क्या? तो ये कहना कि बिहार के विधानसभा की वजह से ये प्रधानमंत्री जी के कोई प्रभाव पे फर्क पड़ रहा है या बीजेपी के भविष्य पे फर्क पड़ रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। मेरा मानना ये पक्के। आप करप्शन की बात करें, संसद क्यों नहीं चल रही? अगर ये इतने सारे तो इल्जाम लग रहे हैं। नहीं, जितने भी वसुंधरा जी पे जो इल्जाम है वो भी पुराना इल्जाम है। सुषमा जी पे जो इल्जाम है वो करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये इल्जाम है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये क्यों लिख दिया, पद का दुरुपयोग किया। नहीं, ये लिखा है उन्होंने कि अगर ब्रिटिश लॉ परमिट करता है तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वीजा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जा सकते हैं। किशोर जी, ये कौन बोल रहे हैं? मृत भ्रष्टाचार की डेफिनेशन बदल के मेरे दोस्त, भ्रष्टाचार तो है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लाठी भांजने से पहले आप भ्रष्टाचार की डेफिनेशन बदलने की जो कोशिश है, कृपया उसको छोड़िए। भ्रष्टाचार आप में भी है, कांग्रेस में भी है, और अब तो बुरी तरह से साबित हो चुका है कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लवलीन है। व्यापम का केस है, वो भी 2009 से पहले का चला आ रहा है। और अभी ये सवाल ये है क्या सुषमा के ऊपर नहीं, मोदी जी को, अरे तो मोदी जी को जब जांच में कुछ पुराना भ्रष्टाचार, क्या आप ये इंतजार हम लोग करेंगे देश की जनता कि मोदी जी खुद भ्रष्टाचार करेंगे तब आप मानेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर आपकी बहस में हूं तो मुझको मौका दीजिए, उसके खिलाफ एक भी आप एग्जांपल दीजिए भ्रष्टाचार का कि करप्शन का इतना पैसा चला गया या करप्शन में ये मिनिस्टर पकड़ा गया। ये हम कहां से पकड़ के लाए, आप बताइए सरकार। अच्छा, एक मिनट, मनोज जी एक बात बताइए, 1984 में जो दिल्ली में या बाकी जगह जो दंगे हुए उसके लिए आज तक कांग्रेस को दोषी ठहरा जाता है। चलिए, हाँ जी मनोज जी बोले। नहीं किशोर जी, ये सर्वथा अनुचित है कि कोई व्यक्ति 2 मिनट की बेमानी तकरीर करता रहे और मैं हाथ उठा करके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊं। ये उचित नहीं है, ये सार्वजनिक बहस का चरित्र नहीं है। सार्वजनिक बहस में अगर किसी व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझको जवाब देने दिया जाए। आजकल मैं परेशान हूं कुछ निष्पक्ष पत्रकारों से जिनकी पक्षधरता सामने दिखती है कि कहां खड़े हैं। नहीं, ये तो एलजेपी से है साहब, ये पत्रकार नहीं है। चुनाव नहीं, माफ कीजिएगा, आज भी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये तो एलजेपी से है, पत्रकार नहीं है। तो और अगर नहीं तो इतनी लंबी तकरीर करने दिया, आपको भी करने दे रहा हूं साहब। नहीं, आपने मुझे बताया नहीं कौन बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट की, किशोर भाई 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं खुद निकल जाऊंगा आपकी बहस से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,
सार्वजनिक बहस में तर्क और जो प्रतिस्पर्धी तर्क है उसकी बहस जगह होनी चाहिए। मेरा सिर्फ मानना था कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है। लोग पूछेंगे कि कौन सी आर्थिक व्यवस्था इस मुल्क के लिए उचित है, कौन सा सामाजिक वितरण इस मुल्क के लिए उचित है। बिहार बहुत परेशान है किशोर जी, बहुत परेशान है। सारे सामाजिक सरोकारों में धन की कटौती की जा रही है। एसईसीसी डेटा पर अरुण जेटली जी नाक की तरह बैठ गए हैं। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बना दी है। ये मुल्क स्वीकार नहीं करेगा। हम सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं, हम मुल्क को एक बेहतर दर्शन देना चाहते हैं। जी आप नहीं, जब चर्चा करते हैं हमें खारिज कर देते हैं। मनोज जी, आप तो एक पार्टी बना नहीं पाए, आप अपनी पार्टी का विलय नहीं कर पाए, जिसका इतना ढिंढोरा पीटा गया। अच्छा एक मिनट मनोज जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि केसी त्यागी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। त्यागी जी, मेरा सवाल सीधा ये कि कांग्रेस की कितनी अहमियत है इस गठबंधन पे, उस पर हमने बात कर ली। अब कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेंगी? क्या कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार होगी? नहीं, अभी ठीक कह रहे थे कांग्रेस के मित्र, सीटों का बंटवारे की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, उस पर अभी विचार विमर्श नहीं हुआ है। लेकिन एलजेपी के जो मेरे मित्र कह रहे थे कि इन चुनावों का देश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि 1974 में जब गुजरात में के अंदर चुनाव हुआ था, इंदिरा जी के 300 से ज़्यादा एमपी थे, जनसंघ के, लोकदल के, समाजवादी पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के बहुत कम एमपी थे। वो टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का, और उसके बाद ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो ये जो बिहार का चुनाव है, ये गुजरात के चुनाव की तरह से है। इसमें जनता परिवार भी इकट्ठा होगा, उसकी कांग्रेस से तालमेल भी होगी, और उसके बाद यूपी में फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीतेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जीतेंगे, पंजाब में अकाली दल अलग होगा, आसाम का इस चुनाव पे फर्क पड़ेगा, बीजेपी में भी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र की बयार बहेगी, वहाँ पर भी सीज विदिन हो गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होंगे इस चुनाव के जीतने के बाद। ये चुनाव खाली बिहार के, ठीक कह रहे हैं, मतदाताओं की परीक्षा नहीं है, इसके जरिए समूचे देश की राजनीति में मैग्नीफाइंग अग्नि परीक्षा है जी। त्यागी जी अग्नि परीक्षा है। विपक्ष किस तरह से बीजेपी को घेर पाता है वो साफ है, और अग्नि परीक्षा है ये अमित शाह की भी, जैसा हमने उन बिंदुओं में गिनाया जो इस बिहार चुनाव के अगर ऐसे नतीजे आते हैं उसके असर की जब हम बात कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसे नतीजे आएंगे, ये अभी महीनों दूर हैं बिहार के चुनाव, और उस बीच कई और ओपिनियन पोल आएंगे, कई और एनालिसिस आएंगे, कई और विश्लेषण आएंगे। क्या ये मोमेंटम इसी तरह से बना रहता है या इसमें भी कुछ पलटता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आप देखते रहिए। याद दिला दें आपको, अभी जो एक चीज मैं यहाँ पर जरूर साफ कर दूं, अभी जो हमने क्षेत्रवार आंकड़े दिखाए बिहार के, वो जो जगहें गिनाए गए वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो उन क्षेत्रों में आती हैं, वो जिले नहीं थे। तो वो अगर ऐसी गलतफहमी हुई कि हम जिलों की बात कर रहे हैं, वो जिले नहीं, वो लोकसभा क्षेत्र थे जो उन क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन पूरी तस्वीर कुल ये बता रही है कि अभी आज की स्थिति में, 15 जुलाई तक की स्थिति में, जब तक का ये ओपिनियन पोल है, लालू नीतीश गठबंधन आगे है।